हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आज की क्लास नंबर 27 के अंदर। और काफ़ी लंबे के स्पेस के गैप के बाद मैं आज ही क्लास बना रहा हूँ। तो देखिए, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ में चेंजेस करना चाहता हूँ। मैंने क्लास नंबर 25 ली थी आपकी। जब मैंने क्लास नंबर 25 ली थी तो उसके अंदर कुछ रूल्स था, उसके अंदर को एक बड़ा चेंजेस हो गया था। और वो जो इन्फॉर्मेशन वो मैंने आपको पुरानी ही दी थी। तो सबसे पहले मैं उस इन्फॉर्मेशन को मैं आपको चेंज करना चाहूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको जब क्लास नंबर 25 ली थी तो उसमें एक ये बताया था, थर्ड पॉइंट, जहां हम एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे भाई एनुअल वैल्यू कब हमारी नील हो सकती है या नहीं हो सकती है, कैसा हम उसका बेनिफिट लेंगे। तो उसमें तीसरा पॉइंट था कि एक से अधिक मकान होने पर। तो उसमें मैंने ये लिखवाया था कि जब करदाता के पास हमारा एक से अधिक ज़्यादा मकान होते हैं तो कोई एक मकान की एनुअल वैल्यू पर नील ले सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर मतलब इस दो जो फाइनेंशियल ईयर है 19-20 की बात करें, असेसमेंट ईयर जो आपके लिए 20-21 से एप्लीकेबल होता है उसकी बात करें, तो वहाँ से अब इसमें चेंजेस कर दिया गया है। अब आप दो मकान की एनुअल वैल्यू नील ले सकते हो। क्या बड़ा चेंजेस कर दिया गया है कि एक से अधिक मकान होने पर, मतलब आपके पास में दो मकान है तो दो मकान तक आप एनुअल वैल्यू नील रख सकते हो। और बाकी टर्म एंड कंडीशन जो 1 2 3 और आगे आने वाली कंडीशन सबकी सब सेम है। बस आपके पास में केवल ये ध्यान रखना है कि यदि आपके पास तीन मकान है तो मतलब दो की एनुअल वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। चार है तो चार में दो तो जीरो जाएंगे, और दो की क्या हो सकती है, दो को हम ये मानेंगे चाहे भले वो खाली पड़े हों, चाहे भले आप उन्हें यूज नहीं ले रहे हो, लेकिन उनको भी ये मान लिया जाएगा कि आप उन्हें किराए पे दे रखा है। वो डीम टू बी लेट आउट मान लिए जाएंगे, किराए पे दिए हुए मान लिए जाएंगे। तो सबसे पहली बात आपके पास में क्या दिमाग में बैठाना है कि एनुअल वैल्यू जो नील होने का कंसेप्ट है वो एक नहीं, कितने मकानों हो सकते, दो। मतलब दो मकानों के अंदर आप ये शो कर सकते हो कि मैं दो मकानों में रहता हूँ। पहले ही आप केवल एक मकान में आप शो करते कि मैं केवल एक ही मकान में रह सकता हूँ, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर इलेक्शन दे दिया, अब आप दो जो मकान है उसके अंदर भी रह सकते हो और उनमें एनुअल वैल्यू ले सकते हो। इसी के कारण जो मैंने जो क्लास ली थी उसके अंदर है ना, आपको उसी क्लास के अंदर शायद मैंने 25 जो क्लास है उसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल सोल्व कराया था। उस एग्जाम्पल के अंदर तीन जो लास्ट के ये था क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4.3, उसके अंदर लास्ट के जो तीन थे 6 7 8 वो इसी टॉपिक से संबंधित थे, और इन तीनों का आंसर मैंने आपको गलत दे दिए थे। ऐसा इस कारण हो गया था कि उस समय मैं अपने घर पर था, और घर पर था तो मैं वहाँ पर मेरे पास जो बुक्स थी वो नई वाली थी नहीं, पुरानी बुक्स थी, तो मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि वैसे में कोई चेंजेस हो गया होगा। लेकिन जब मैंने आज इसे मिलाया तो इसमें एक बड़ा चेंजेस हो गया है। तो देखिए, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ अपने आंसर्स को। 6 के अंदर में बताया था रजत हैज 2 हाउस बोथ आर यूज बाय हिम फॉर सेल्फ रेसिडेंस। तो दो घर हैं, तो दो में से फिर मैंने आपको ये आंसर बता दिया वहाँ पर उस समय कि आप एक हाउस को तो आप मान लेंगे कि डीम टू बी लेट आउट है, मतलब उसका किराया कैलकुलेशन करोगे, और एक को आप एग्जाम मैनुअल नहीं ले लोगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, दोनों की दोनों ही हाउस दोनों जो हाउस हैं, जो रजत का दो हाउस है, दोनों के दोनों हाउस को आप एनुअल वैल्यू है जो एनुअल वैल्यू वो आप नील लेंगे। दोनों हाउस के हम एनुअल वैल्यू लेंगे, नील लेंगे। ये एक बड़ा चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है कृष्णा हैज ए 3 हाउसेज, ऑल 3 हाउसेज आर यूज बाय हिम फॉर ऑन रेसिडेंस। इसको इनके पास तीन घर है, अब वो तीन के पास में, अब तीनों को तो आप है ना एनुअल नहीं लेंगे, तीन में से हम कोई सा भी दो को आप एनुअल नहीं लेंगे। और जो एक है उसमें किसी भी एक मकान को जो भी एसएससी चाहता है उसको एक को वो ये दिखा सकता है कि ये मैंने किराए पे दिया हुआ है। बाकी दो मकान को वो ये मान लेगा अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा से, कि ये वो खुद के यूज में ही ले रहा है। भले ही वो प्रैक्टिकली तीनों को यूज ले रहा है, लेकिन दो की एनुअल वैल्यू अपन नहीं लेंगे। बाकी तीसरे को अपन ये मान लेंगे कि हम इसे किराए पे दिए हुए हैं, डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे उसे। नेक्स्ट इसी कंसेप्ट पर है, पंकज हैज 2 हाउसेज, ध्यान से देखना इसे, 1 8 जयपुर विच यूज बाय हिम फॉर सेल्फ रेसिडेंस। तो जयपुर के पास में एक घर है जो उनके खुद के निवास के लिए काम ले रहे हैं। एंड अनदर हाउस इज एट दिल्ली विच कुड नॉट बी यूज बिकॉज ऑफ हिज सर्विस एट जयपुर। जो दूसरा हाउस है दिल्ली वाला, वो भी वो यूज़ तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी सर्विस वहाँ पर नहीं है। तो ऐसा केस के अंदर जो दिल्ली वाला हाउस है उसकी एनुअल वैल्यू भी अपन ही लेंगे। देखिए यहाँ पर पहली बात, यहाँ दो नियम काम कर रहे हैं कि दो हाउसेस से हैं, दो हाउसेस हैं, वो आपके आपके ये माने जा सकते हैं कि आप उनको आपके लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जा सकते हैं। मतलब आप दोनों को आप खुद के रहने के लिए काम में ले रहे हो, तो उस दोनों हाउस को आप एग्जाम्प्ट मान सकते हैं। लेकिन वो और जो बाकी टर्म कंडीशन थी, बाकी टर्म कंडीशन ये थी, सेकंड नंबर टर्म कंडीशन में आया था कि आपके पास में जिस किराए को आपको जो मकान वगैरह खाली पड़ा हुआ जिसे आप यूज नहीं ले पा रहे हो, ठीक है ना, तो ये बताया गया था कि किसी जॉब के कारण या आपका बिजनेस ऐसी जगह सेटल हो जाए जिसके कारण आप उस मकान को यूज नहीं ले पा रहे हो, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये थी उसके अंदर कि आप किसी को भी अदर यूज के लिए, ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त वगैरह, आपके मेहमान गेस्ट वगैरह वहाँ पर रहकर उसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिल्ली वाला हाउस है वो खाली ही पड़ा हुआ है, उसे कोई यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही उसको ना कोई रेस्ट हाउस के रूप में उसे किराए पर दिया हुआ है, ना ही कोई टेनेंट किराए पर दिया है। तो यहाँ पर वो प्रैक्टिकली खाली पड़ा है। उसका रीजन ये बताया गया है कि उनकी जॉब कहाँ पर है, जयपुर में। तो इस कारण यहाँ पर रूल नंबर 2 का बेनिफिट मिलेगा, और रूल नंबर 3 के अंदर बताया गया है कि अपन
मैक्सिमम 2 मकान हमारे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जा सकते हैं, तो यहाँ पर दूसरे मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो दोनों के एनुअल वैल्यू पर नील लेंगे, जबकि मैंने पहले इसका आंसर एक का नील और एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक को डिम ट्यूब लेट आउट बता दिया था। तो पहले वाला जो आंसर था वो मेरा वो गलत है। तो उसके अंदर वीडियो नंबर 25 के अंदर आप ये बड़ा चेंजेस है ये आप करेंगे। तो आपकी जो पीडीएफ है उसके अंदर भी आप चेंज करें, जो आंसर्स हैं उनको भी दोबारा रिवाइज करें। ये केवल 6, 7, 8 जो पॉइंट है इन्हीं के अंदर इसका असर आएगा, बाकी के अंदर इसका किसी का कोई असर नहीं आएगा। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास के अंदर में जो सारे कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए थे क्लास नंबर 26 के अंदर, उन कंसेप्ट के ऊपर अपन आज प्रैक्टिकल करेंगे। उसके ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, 1-2 वो अपन सोल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको रिवाइज करूँगा। अब देखिए मैं आपको बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है आपके कंपेयर के अंदर, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि इन जगह ही गलती की जाती है। इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में जगह बताया है, इस फॉर्मेट आपको लिखा है जो पूरी दुनिया किसी बुक में नहीं है। मैं दावे से बोल सकता हूँ काफ़ी जी मैंने आपके लिए किया है। आपके देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन जो हम करते थे, आपके पास 2 मेन जो मेजर पार्ट थे उनको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। 2 मेजर पार्ट आपको काउंट करेंगे। 2 मेजर पार्ट में हमने डिवाइड किया था। एक तो था एक्सपेक्टेड रेंट, एक तो था एक्सपेक्टेड रेंट और एक था रेंट रिसीवेबल्स। ये 2 टॉपिक है, ये आपको सोल्व करने आने चाहिए, बाकी सब इजी काम हो जाता है हमारे पास में। तो एक्सपेक्टेड रेंट बड़ा इजी था। इसके अंदर हम 3 चीज़ें काम में ले रहे थे। आपके पास में फेयर वैल्यू क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, आपका 3 वर्ड हमारे पास काम आए थे। तो इसको अंदर याद करने की कोई टिपिकल नहीं था, इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी भाई फेयर रेंट FR, तो F पहले आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू M उसके बाद में आता है और SR स्टैंडर्ड उसके बाद में आता है। तो इसको आप इसी ऑर्डर में जमाएंगे। ABCD का जो ऑर्डर होता है उसमें F पहले आता है, M उसके बाद में था और S सबसे लास्ट में आएगा। हमारे पास 3 ही वैल्यू है, FR, MV और SR। तो F सबसे पहले, फिर M और फिर S। तो इसको इसी ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले हम दोनों में कंपेयर करेंगे। FR और MV के अंदर जो M जो भी बड़ा है वो लेंगे, मोर वो लेंगे, फिर इसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका SR से कंपेयर करें, S से मतलब स्मॉल, मतलब उसके अंदर छोटा वाला आंसर अपन लेंगे। तो इस प्रकार हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। और जो एक्सपेक्टेड रेंट होता है वो मैक्सिमम उसके लिए जो पीरियड होता है वो क्या होता है, ओनरशिप पीरियड। और वो मैक्सिमम किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए 12 मंथ्स हो सकती है, क्योंकि 12 मंथ से ज़्यादा तो कुछ होते ही नहीं हमारे पास में। हम किसी भी एक साल के अंदर 12 मंथ से ज़्यादा किसी भी चीज़ के मालिक नहीं हो सकते हैं। हाँ, यदि आपने मकान पहले ही अभी बनाया ही है या फिर उसे जल्दी बेच दिया या बनकर तैयार हुआ है, पुराना बना खरीदा आपने, लेट खरीदा उसे, तो ये 12 मंथ से कम हो सकती है, लेकिन बढ़ नहीं सकती किसी भी हालत के अंदर। तो एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में यही जाना है आपको, ये ओनरशिप पीरियड के लिए होता है। और FR, MV, SR ये 3 वर्ड अपने काम में लेने हैं। अभी हम देखते हैं कैसे काम में लेंगे। इसके बाद के अंदर मैं आपको बात करूँगा, इसके बाद हम रेंट रिसीवेबल कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले बात है कि आपकी जो ओनरशिप पीरियड था उसमें से हम माइनस करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड को, देखिए, फिर उसमें से माइनस करते हैं बेड डेब्ट्स को, और फिर एडजस्टमेंट करते हैं अदर एक्सपेंस का। ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, ये तो माइनस ही माइनस होगा और ये भी माइनस ही माइनस होगा, आपको ध्यान रखिए। लेकिन एक आता है वेकेशन पीरियड, उसका एडजस्टमेंट हम यहाँ नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या? वेकेशन जो पीरियड है, वैकेंसी पीरियड है, मतलब जिस समय हम मकान देना चाहते हैं लेकिन हमें कोई भी उचित किराएदार नहीं मिल रहा है और हमारा जो इस कारण मकान खाली जाता है, तो उसको हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करें। उसका भी एडजस्टमेंट होगा लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ करेंगे उसका एडजस्ट, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ये सारा सोल्व करने के बाद जो हमारे पास में आंसर आएगा वो आएगा ग्रोस एनुअल वैल्यू। वो कैसे निकलेगा, ये नोट फाइनल में कहा, तो ये फाइनल आंसर नहीं है आपको स्टेप 1 के अंदर। ये हम एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेबल दोनों में कंपेयर करें, दोनों में जो भी ज़्यादा होगा उससे हम लेंगे आंसर। क्या लेंगे, दोनों में हम ज़्यादा होंगे। तो हमें क्या है, जो मेन जो सोल्व करने हैं वो सोल्व करना है अपन को, एक्सपेक्टेड रेंट सोल्व करना है और रेंट रिसीवेबल सोल्व करना है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक्सपेक्टेड रेंट में 3 चीज़ काम लेंगे आप, क्या, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, इसी ऑर्डर में याद रखेंगे आप। रेंट रिसीवेबल्स में क्या था कि ओनरशिप पीरियड में हम सेल ऑक्यूपाइड पीरियड माइनस कर देंगे, पहली चीज़। दूसरी बेड डेब्ट से जो अनरियलाइज रेंट है उसे हम माइनस करेंगे, ठीक है। और जो अदर एक्सपेंस है जो एड या लेस हो सकते हैं उनका हम समायोजन करेंगे, उनका एडजस्टमेंट हम करेंगे। इसके बाद में जो आंसर आएगा उससे बोलेंगे हम ग्रोस एनुअल वैल्यू। और उसके बाद में अपन माइनस करेंगे वैकेंसी पीरियड का। भाई वैकेंसी पीरियड भी एक चीज़ है जिसके अंदर हम आप किराए से नहीं दे सके, तो वैकेंसी पीरियड का सबसे लास्ट में एडजस्टमेंट होगा, वो हो गया हमारा क्या, सब ग्रोस एनुअल वैल्यू के बाद में जब हम लिखेंगे नोट फाइनल। और इसको आंसर करने के बाद में हमारे पास जो आंसर आएगा वाया ग्रोस एनुअल वैल्यू। जो एग्जाम में हमें आंसर पुटअप करना होता है ग्रोस एनुअल नाम से, वो ये होता है फाइनल आंसर। हमको हमेशा फाइनल आंसर देना होता है और वो ये है। तो हम ऊपर वाले को ये भी बोल सकते हैं GAV विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, और इसे बोल सकते हैं GAV आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। तो वो बिफोर वाला आंसर है, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड का है, और ये आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड का है। मैंने इसे लिखता हूँ नोट फाइनल और यहाँ लिखूँगा मैं इसे फाइनल आंसर।
अब इसके बाद में आप इसमें से म्यूनसिपल वैल्यू म्यूनसिपल जो टैक्सेस है वो माइनस कर देंगे। म्यूनसिपल टैक्सेस ओनली पेड अमाउंट है वो माइनस करेंगे। हमें नहीं पता कौन सी ईयर के थे, कितना एडवांस दिया मैंने, लेकिन जो पेड अमाउंट वो माइनस होगी। फिर बाद में हमारा नेट एनुअल वैल्यू। तो ये तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। जी में से आप केवल म्यूनसिपल टैक्सेस आपको माइनस करने हैं तो आपका नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऊपर वाला जो चीज़ थी उसमें आप हमेशा कन्फ्यूजन होते हो कि हम कब किसको माइनस करेंगे, किसको नहीं करेंगे। अब देखिए आगे अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल ये, यदि एग्जांपल करता हूँ आप समझ लो कि पूरा कंसेप्ट आपको सही समझ में गया। अब देखते हैं कैसे अपन करेंगे इसको। हाउस ऑफ श्री उमेश इन जयपुर इज लेट आउट एट ए रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। तो श्री उमेश हैं जो जयपुर के अंदर इनका एक घर है और उन्होंने इसको लेट आउट कर रखा है एट ए रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। 10,000 है प्रति माह के हिसाब से। मतलब जो श्री उमेश है उन्होंने अपने जयपुर वाले मकान किराए पर दे रहा है कितने रुपये पे, 10,000 पर मंथ पे। इट्स म्यूनसिपल वैल्यूएशन इज 96,000 पर एनम। तो जो म्यूनसिपल वैल्यू है एमवी जिसे हम बोलते थे वो 96,000 रुपये पर एनम आ रही है। पी ए मतलब पर एनम आ रही है आपके पास में वार्षिक है। तो हमें वार्षिक डाटा लेना होता है यहाँ पर, तो एक ईयर का डाटा इन्होंने हमें यहाँ पर दे दिया है। स्टैंडर्ड जो रेंट है वो है 1,02,000 पर एनम। तो वही पर एनम दिया हुआ वार्षिक है आपके पास स्टैंडर्ड रेंट 1,02,000 रुपये। फाइंड ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ दिस हाउस फॉर असिस्टमेंट ईयर 2020-21 फॉलोइंग सिचुएशन इफ़ इट्स फेयर रेंट इज 1,08,000 पर एनम। तो फेयर रेंट यहाँ पर दे दिया गया है आपको 1,08,000 रुपये। और आपको बताना है कि फाइंड आउट ग्रोस एनुअल वैल्यू, GAV बतानी है। तो GAV अपन जो फाइनल वाला जो आंसर होता है वो हमें बताना है। और उसकी टर्म कंडीशन ये है कि फॉलोइंग सिचुएशंस का बताइए। तो पहली सिचुएशन दी, दिस हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 3 मंथ्स। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसका फॉर्मेट हमें ध्यान होता है। फॉर्मेट मैंने ऊपर लिखवा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मैंने वापस इस फॉर्मेट को रिवाइज किया है कि आप ध्यान रखिए इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे FR MV एस स्टैंडर्ड जो भी है उसका आंसर यहाँ पुटअप कर देंगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन के अंदर आप इसकी PDF है पहले वो डाउनलोड करके रख लीजिए, उसे लिख लेना, क्योंकि मैं इसे बार बार ऊपर नीचे नहीं करूँगा। मैं बुक से देख लूँगा कि मेरे पास में क्या आंसर दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। तो जैसे इसकी क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसके अंदर बताया गया है अपन को कि जो आपका म्यूनसिपल वैल्यू है वो 96,000 था। और उसके बाद में बताया गया था इन्होंने कि स्टैंडर्ड रेंट है 1,02,000 रुपये और जो आपका फेयर रेंट है वो 1,08,000 रुपये। तो हमें सबसे आखिरी में दिया है उससे मतलब नहीं है, हमें तो FR सबसे पहले लिखना है, जो फेयर रेंट है सबसे पहले लिखना है। और वो आपको आंसर दिया हुआ है कितना, 1,08,000 रुपये। तो आप देखिए इसको एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करेंगे, जब भी आपको कोई वैल्यू दी हो या नहीं दी हो आप सबको लिखेंगे, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि फेयर रेंट है वो 1,08,000 दिए हैं। तो ये मैं आंसर डालूंगा 1,08,000। इसमें कोई परेशानी है आपको, 1,08,000 में डाल दिए। सेकंड आंसर में लिखूँगा म्यूनसिपल वैल्यू। तो म्यूनसिपल वैल्यू के अंदर बात करूँ जाऊँगा तो वो म्यूनसिपल दीजिए 96,000। देखो मेरे को यहाँ लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप थोड़ा लिखते हुए चलें। 96,000 ले लिया। फिर स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है हमारे इस क्वेश्चन में तो 1,02,000 रुपये। तो 1,02,000 रुपये यहाँ पे से आंसर लिखेंगे। सेम ऐसे ही लिखेंगे आप वहाँ पर एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, यहाँ आप लाइन खींचेंगे, ये 2 लाइन मतलब एक लाइन बाहर निकालेंगे, उससे पहले दूर कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ स्पेस छोड़ दी, ये स्पेस छोड़ दिया मैंने। फिर ये फाइनल आंसर निकालने के लिए मैंने लाइन खींच दी। ठीक है, जैसे ये फॉर्मेट बन गया ना यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ GAV, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू फॉर असिस्टमेंट ईयर 20-21 के लिए, ये आपको ऊपर लिखना होता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स आते हैं और यहाँ पर अमाउंट्स आती है, यहाँ पर्टिकुलर्स यहाँ अमाउंट्स। ठीक है, तो फेयर रेंट है वो हमने 1,08,000 लिखा, 96,000 लिख दिया। तो हमारा सबसे पहले ये था कि हम कंपेयर करते थे FR और MV में। FR और MV के अंदर जो भी बड़ा था उसे लेते थे भाई, हम इसी ऑर्डर में जमाएंगे। M से मतलब मैक्सिमम बड़ा लेंगे, M बाद में बड़ा आ रहा है तो बड़े M से दोनों से बड़ा कितना हो गया, यहाँ पर आंसर देखेंगे अपन, यहाँ पर आंसर हो गया 1,08,000। इस आंसर का हम यहाँ पर निकाल दीजिए 1,08,000 रुपये। इसमें कोई परेशानी, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम कंपेयर करेंगे जो भी यहाँ से आंसर आया था 1,08,000 यहाँ से आएगा स्टैंडर्ड, इन दोनों से जो भी कम है। तो 1,08,000 1,02,000 इन दोनों में कम क्या है, 1,02,000। तो इसको अपन फाइनल आंसर 1,02,000 कम है, इससे ही अपन फाइनल आंसर बोलेंगे और ये 1,02,000 हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न, बड़ा ईजी है। ठीक है, फालतू कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। ABCD बुक की तरह बिल्कुल नाम नहीं देने हैं, वो कन्फ्यूजन करेंगे आपको। बड़ा सिंपल सा है, वापस से देख लेना कि मतलब आप क्या करेंगे। सबसे पहले हम जो भी दिया हुआ है FR MV SR ये कैसा लिखना है, ये फिक्स फॉर्मेट है आपका। 1,08,000 रुपये हम इन साइड लिखेंगे, 96,000 रुपये लिखेंगे, 1,02,000 लिखेंगे। इन दोनों का आपने कंपेयर किया, दोनों से ज़्यादा है, इसको यहाँ पर आपने ऐसे कर दिया और यहीं पर आंसर लिख दिया। इसको इन दोनों जो भी ज़्यादा है उसको लेंगे वो 1,08,000 रुपये, उसका कंपेयर करेंगे फिर इससे, इसमें दोनों से जो भी कम होगा उससे लेंगे और इसका आंसर हम फिर फाइनल आंसर बाहर निकाल देंगे। एक्सपेक्टेड रेंट का ए आंसर आ गया 1,02,000 है।
बड़ा शॉर्ट में। बुक की तरह बिल्कुल नहीं करेंगे, ए बी सी ऐसा कुछ नाम देकर करता है, विच यूर मोर विच यूर लोअर, ऐसा नहीं, कुछ नहीं करना आपको। फेयर रेंट आप नहीं लिख देंगे, म्यूनसिपल दोनों कंपेयर किया, 1,08,000 रुपये आ गया। 1,08,000 रुपये के अंदर स्टैंडर्ड रेंट है, तो 1,02,000 उससे कंपेयर कर लिया, और दोनों से जो भी कम है वो 1,02,000 होगा आंसर। तो पहला आंसर हो गया इसका एक्सपेक्टेड रेंट का जो आंसर हो गया, वो आंसर हो गया आपके लिए 1,02,000 रुपये। अब इसमें पहली कंडीशन दी है जिसके अकॉर्डिंग हम आंसर सोल्व करेंगे। जो पहली कंडीशन है वो ऊपर में आपको वापस लेकर जाऊँ इसके अंदर, तो ऊपर पहली कंडीशन आपको दी थी ये कि दिस हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 3 मंथ्स। तो देखिए कि ये जो घर है वो हमने 3 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए काम लिया कि 3 महीने के लिए आप इसमें खुद में रहे हो, है ना। अब एक चीज़ और बताता मैं यहाँ पर, मैं एक चीज़ बता रहा था कि अभी मैंने आंसर लिखा था और इसका आंसर 1,02,000 रुपये गया था। मैं बार बार कैसे बताऊँ आपको, देखिए ये रहा, ठीक है। इसका आंसर मैंने अभी यहाँ सोल्व किया था 1,02,000 का, मैं डायरेक्ट 1,02,000 रुपये यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसका आंसर आ गया था 1,02,000 रुपये। ये ओनर पीरियड का लेते हैं, तो ओनर पीरियड यहाँ कुछ नहीं बोला है कि भाई मकान हमने अभी खरीदा है या बेचा है, कभी तो नहीं बोला था। अपन ये मान के चलते हैं कि साल भर में हमारे पास पहले से मकान था, साल भर से हमारे पास में है, तो ओनरशिप पीरियड हमारा पूरा 12 मंथ्स का आएगा यहाँ पर। तो हमने ये कभी से कम नहीं किया, 10 महीने खोड़ी नहीं किया, पूरा 12 मंथ्स कर लिया, 1,02,000 रुपये में ले लिया। अब देखिए, अब अपन रेंट रिसेबल सोल्व कर रहे हैं अगला टॉपिक। इसके अंदर देखिए सबसे पहले रेंट लिखेंगे अपना ओनर पीरियड का। तो ओनर यहाँ दिया था 10,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। इस क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ था कि 10,000 पर मंथ किराया। ओनर पीरियड कुछ नहीं बोला था अपन, पूरा पूरा 12 महीने का मानेंगे, तो 12 इंटू 10,000 पर मंथ करेंगे, तो आपका आंसर कितना बन गया, कितना बन गया आपका आंसर? आपका आंसर बन गया 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 आपका आंसर बन गया। 10,000 पर मंथ में किराया दिया हुआ है। देखिए मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है, मैं इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पर। 12 × 10,000, 1,20,000 इसका आंसर हो गया। इसमें से अपन माइनस करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड। सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड मतलब खुद के रहने के लिए कितना काम लिया, तो खुद के रहने के लिए काम लिया 3 मंथ्स के लिए, 3 × 10,000 पर मंथ। तो ये भी आप इसमें माइनस कर देंगे, तो ये हो गया -30,000 आपका इसका अंदर आंसर आ गया। इसमें कोई परेशानी, ठीक है, ये माइनस करना है क्योंकि हमारा फिक्स फॉर्मेट है। अनरियलाइज रेंट, इस क्वेश्चन पहले ऑप्शन दिए अनरियलाइज रेंट यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आपको देख रहे हो जब कुछ नहीं होते हुए तो भी आप यहाँ लिखेंगे नील, भाई कुछ नहीं दिया हुआ इसलिए मैं नील लिख रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि इसका हेडिंग लगाएंगे ही नहीं, मैं कह रहा हूँ वापस आपको जो समझा रहा हूँ उस हिसाब से हम चलें। 1,20,000 रुपये होगा इसका आंसर, इसका आंसर 30,000 रुपये हो गया आंसर। उसके बाद लेस करेंगे अनरियलाइज रेंट, वो कुछ है नहीं नील। और ये अदर एक्सपेंस है, ये भी इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ये भी मेरा डैश डैश, ये दोनों ही नहीं है। सभी हमें पहला जो ऑप्शन दिया उसमें यही तो दिया है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड फॉर 3 मंथ्स, तो इसमें और कोई हमें नहीं दिए हैं भाई कौन बिजली का बिल कौन चुका रहा है, कौन किसको चुकाना चाहिए, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट हमारे होंगे नहीं इस क्वेश्चन में, डैश डैश कर देंगे। जब हम इस 1,20,000 में जो ओनर पीरियड है इसमें से ये दोनों चीज़ माइनस कर देंगे, ठीक है ना। भले एक पहला आंसर 30,000 है और ये बाकी वाले आंसर 0,0 है। 30,000 माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 90,000। हमारा आंसर कितना गया 90,000। इसमें कोई परेशानी कि 90,000 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए तो हमारे पास में ए का आंसर आया था, यहाँ पर ए का आंसर कर दिया था 1,02,000, वो हमने पहले सोल्व कर लिया था, आप लिखते हुए चलेंगे। और इसका आंसर भी हमने सोल्व किया था रेंट रिसीवेबल, तो इसका आंसर आया था हमारे पास 90,000, वो हमने सोल्व कर लिया था अभी। 90,000 इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास में हमें निकालना था ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू यदि मैं बात करूँ तो देखिए ग्रोस एनुअल इन दोनों को मैं लिखूँगा, तो इन दोनों में से जो भी ए और बी में नाम दिया है, ए को एक्सपेक्टेड और बी को ये दिया है, तो ए और बी में से जो भी हाई होगा, तो बी का आपको पता है ए का आंसर 1,02,000 था, ए का आंसर कितना था 1,02,000 था, और बी का आंसर मैं यही लिख देता हूँ, ये इसका आंसर कितना था 90,000 था। इन दोनों के यदि हम कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो हमारा जीओवी बनेगा, तो वो ग्रोस एनुअल इन दोनों में ज़्यादा कितना 1,02,000, तो हमें लिखेंगे 1,02,000, ठीक है। इस क्वेश्चन में अभी पहले ऑप्शन को अभी सेलेक्ट कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर वैकेंसी पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो उसे हम डैश करेंगे। डैश करने के बाद में यहाँ पर अपन आंसर लिखेंगे एक ग्रोस एनुअल वैल्यू फाइनल, तो ग्रोस एनुअल फाइनल हमारा आंसर कितना है 1,02,000, ठीक है। लिखेंगे जरूर आप बुक की तरह नहीं लिखेंगे आंसर, मेरा समझेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ इससे इजी तरीका कुछ नहीं हुआ। यदि आप बुक की तरह चलेंगे तो सिवाय कन्फ्यूजन कुछ नहीं मिलने वाला आपको। वैकेंसी जो पीरियड है उसे लिखेंगे आप बाकायदा, वैकेंसी पीरियड भले ही इस क्वेश्चन में नहीं दिया वैकेंसी पीरियड, लेकिन अपने यहाँ डैश करेंगे 1,02,000 हमारा आंसर बनेगा। म्यूनसिपल टैक्सेस की क्वेश्चन बात नहीं करिए, केवल इतना ही आंसर पूछा कि ग्रोस एनुअल वैल्यू बताइए, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू हमारे पास ये आंसर बनेगा, और वो आंसर कितना बना 1,02,000, तो ये पहला आंसर होगा मेरे पास में गया। मीन सारी चीज़ों को एक साथ एक पेज में नहीं लिख सकता हूँ, ये मोबाइल की लिमिटेशन है, तो आप इसको आराम मेरे साथ लिखते हुए चले तभी आपको समझ में आएगा। तो पहला आंसर ये हो गया 1,02,000, ठीक है। वापस से देख लेते हैं। मैंने FR MV ये तीनों मैंने यहाँ पर लिखे थे, ये FR लिखा था मैंने, MV लिखी थी और स्टैंडर्ड लिखा था। इन दोनों से जो भी हाई था उसे लिया था, और वो था 1,08,000 रुपये आया था
दोनों में से हाई। और 1,08,000 1,02,000 स्टैंडर्ड 1,02,000 से कंपेयर किया तो 1,02,000 छोटा था, तो 1,02,000 को मैंने बाहर निकाला जो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कहलाया। इस प्रकार मैंने रेंट रिसीवेबल कैलकुलेशन करी। इन सबका उसका आंसर आया 90,000। दोनों में से जो कंपेयर करेंगे हाई जो होगा उसे लेंगे, तो 1,02,000 रुपये हाई है, वो हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू बनेगा, लेकिन वो फाइनल नहीं था, उसमें से वैकेंसी पीरियड का माइनस करेंगे जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में वापस चलते हैं। इसके अंदर बताया गया सेकंड ऑप्शन, सेकंड में दिया गया है हमारे पास में कि हाउस रेंट फॉर 3 मंथ्स इज आउटस्टैंडिंग एंड देयर इज ए नो चांस ऑफ इट्स रिकवरी एज पर रूल्स, कि 3 महीने का जो किराया है वो बाकी है, उसका कोई वसूल होने का चांस नहीं है। पहले ऑप्शन को भूल जाएंगे, ठीक है, पहला नहीं है, सिचुएशन से अलग अलग सिचुएशन है, तब दूसरी सिचुएशन को अपन काम लेंगे अपन। तो देखिए नीचे चलते हैं अपन। मैं एक बार बोल देता हूँ कि ये सारी जो कंडीशंस है वो आप यहाँ देख लीजिए, इनको लिख लीजिए, क्योंकि अब इन कंडीशंस को मैं बार बार ऊपर नहीं लाऊंगा, मैं बुक से रीड कर लूँगा। आपको पास में पहले ऑप्शन ये 3 में से 3 4 5 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, इनको केवल मैं सुनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा नहीं मैं आपको। चाहे तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज कर। देखिए तो हमारे पास में देखिए पहले बात तो हमारा ऊपर वाला आंसर हमारा कोई असर नहीं बना, जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो इसके ऊपर कोई असर हमारा नहीं आने वाला। इसके जो आंसर था हमारे पास 1,02,000 वही रहने वाला है, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन से आंसर बनेगा, और वो 12 मंथ्स के लिए हमने कर लिया 1,02,000 पे। अब हमारे पास में जो आंसर जो नीचे चेंज होने वाला है वो ये है। देखो ओनरशिप पीरियड, हमारे पास ओनरशिप पीरियड मैंने कहा था 10 महीने का, 10 महीने का इंटू 10,000 पर मंथ के हिसाब से करेंगे, तो ये हमारा आंसर बन गया था 1,20,000 रुपये। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमको 1,20,000 हमारे पास आंसर बन गया था। तो ये आंसर आपका बना था, ये यहाँ पर लिखता हूँ ये आंसर बन गया था आपका 1,02,000 से। जो ओनरशिप रेट 10,000 पर मंथ था किराया, और 12 मंथ्स का अपन बात करेंगे तो ये बन गया था 1,20,000। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। 1,20,000 इसका आंसर बन गया था। सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, अभी इस क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अनरियलाइज रेंट की बात करिए कि 3 मंथ्स का किराया हमारा डूब गया है, तो 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे अपन 3, तो हमारे पास आ गया 30,000। बाकी अदर एक्सपेंस अदर एडजस्टमेंट कोई बात नहीं करी गई है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बन गया इसका 90,000। वापस वही आंसर बन गया हमारे पास कितना, 90,000। तो अब इन दोनों के अंदर अपन कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से जो भी हाई है वो हमारा जीवे बनेगा। तो इन दोनों के अंदर जो भी हाई है बात करूँ तो 1,02,000 रुपये हमारा ज़्यादा हाई आ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1,02,000, यहाँ पर लिखेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या है 1,02,000 है ये आपकी। क्या इसमें वैकेंसी पीरियड है कि नहीं, नील है वैकेंसी पीरियड, उसको माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर हमारे पास बचेगा वो भी कितना बचेगा, 1,02,000 ही बचेगा। तो आपका आंसर हो गया 1,02,000 इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जो नहीं उन्हें डैश करते हुए लिखना है, उनको अपन को लिखना जरूर है, ठीक है। इसके बाद सीक्वेंस याद रहेगी कि हमें कौन सा काम करना है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। सेकेंड ऑप्शन मेरा कंप्लीट किया। तीसरा है, मैं अब केवल सुनाऊँगा आपको। तीसरे के अंदर बात करी गई है कि this house is remained vacant for 1 month and rent of 2 months is outstanding and there is no chance of recovery as per rules। तो ये बताया गया कि दिस हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से सुनेंगे कि 1 मंथ के लिए ये जो मकान है, ये जो मकान है वो आपके लिए वैकेंट रहा, उसके अंदर आपको किराएदार नहीं मिला, और 2 मंथ का किराया आपका वो डूब चुका है आपका। देखिए पहला वाला जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसके ऊपर आंसर कोई असर नहीं आने वाला है वापस, तो उससे तो आप 1,02,000 ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं आना। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि वो ओनरशिप पीरियड के लिए निकाला जाता है, तो ओनरशिप पीरियड का तो वो 12 मंथ्स की है, तो 12 मंथ इसका असर रहने वाला है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम रेंट 10,000 पर मंथ है, और साल भर में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ बन गया 1,20,000 रुपये, ठीक है ना। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1,20,000 रुपये, ये मैंने लिख दिया। सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड अभी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसे नील मान लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ है। अनरियलाइज रेंट की बात करिए, 2 महीने किराया हमारा डूब गया है, तो 2 इंटू 10,000 पर मंथ करेंगे आप, तो आपका कितना किराया डूब गया बताओ, 20,000 रुपये हमको डूब गया, तो 20,000 हमारे इसमें से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद के अंदर बात कर अदर एक्सपेंसेस में कुछ नहीं दिया है, ये कुछ नहीं दिया गया है, तो अब हम इसको ही माइनस करेंगे। इसको माइनस करने के बाद हमारे पास में यहाँ पर जो रेंट रिसीवेबल है, जो बी का जो आंसर बनने वाला है, रेंट रिसीवेबल आंसर बनने वाला है 1,00,000। क्या आंसर बनने वाला है 1,00,000, ठीक है, क्योंकि 1,20,000 ये था, उसमें से 20,000 आप माइनस कर देंगे। अनरियलाइज्ड 2 महीने का हमारा जो किराया है वो डूब चुका है, तो उसको माइनस कर देंगे, और हमारे पास 1,00,000 इसका आंसर बना। अब ए और बी में हम कंपेयर करते हैं, जो भी ज़्यादा होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रोस एनुअल वैल्यू, लेकिन बट नॉट फाइनल बोलते हैं उसे। तो 1,02,000 तो ये आंसर है, और यहाँ पर आंसर कितना है
1,00,000। तो इस हिसाब से अपन काम में लेंगे कितना कि हम दोनों ज़्यादा कौन सा हुआ, इन दोनों ज़्यादा हुआ, 1,02,000 ज़्यादा हुआ, तो GAV नोट फाइनल, मतलब ये आंसर बन गया हमारे पास में। इन दोनों के ए और बी के आंसर को मैं इग्नोर करते हुए मैं सीधे यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ कि जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है आपके ए और बी में ज़्यादा है, तो ए और बी में ज़्यादा जो वैल्यू है वो है 1,02,000। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 1,02,000 इसका आंसर क्या, माइनस अब करेंगे लेस वैकेंसी पीरियड। तो आपको देखो यहाँ पर क्या होगा, वैकेंसी पीरियड अब माइनस करना है, इसको पहले एडजस्टमेंट नहीं करना था क्योंकि पहले यहाँ ऑप्शन था ही नहीं, हम कहाँ एडजस्टमेंट करते। यदि आपको फॉर्मेट याद है तो आपको क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार आपको जो चीज़ क्वेश्चन में नहीं दी हुई है उनको भी आप लिखेंगे, चाहे बोले आपको डेश लगाना पड़ेगा। अब जैसे वैकेंसी पीरियड है, अब इसमें बात करेगी वो 1 मंथ की, 1 मंथ का एक महीने किराया कितना होगा, 10,000 होगा, 10,000 पर मंथ किराया, तो 10,000 यहाँ माइनस होंगे, तो अब आपका आंसर बनेगा कितना, 92,000। ये आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू फाइनल बन गया 92,000। तो आपका ये आंसर कितना हो गया, 92,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया गया है आपको, दिस हाउस इज ए रिमेन वैकेंट फॉर 3 मंथ्स, कि ये हाउस है वो 3 महीने के लिए खाली रहा है। तो एक्सपेक्टेड रेंट आपने पहले निकाला था, एक्सपेक्टेड रेंट आपका 1,02,000 आप यहाँ लिखेंगे, और जो रेंट बन रहा है, रेंट ओनरशिप पीरियड का जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 10,000 पर मंथ, इंटू 12 करेंगे तो 1,20,000, ठीक है। डायरेक्ट मैंने 1,20,000 लिख दिया। सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड इस क्वेश्चन में एग्जाम कंडीशन नंबर 4 में नहीं दिया गया है, अनरिलाइज्ड इसके बारे में कुछ नहीं गया, अदर एक्सपेंसेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आपके पास में ए और बी इसका सॉरी इस बी का आंसर आएगा, इस बी का आंसर आएगा 1,20,000 रुपये। बी का आंसर कितना है, 1,20,000 रुपये। अब देखिए अब यहाँ बड़ा बदलाव आने वाला है। बड़ा बदलाव क्या आने वाला है, यहाँ पर अपन बताया गया कि इन दोनों से जो भी ज़्यादा है वही हमारे लिए आंसर क्या बनेगा। भाई 1,02,000 है हमारे पास में एक तरफ, और 1,20,000 है हमारे पास में। इन दोनों से जो भी बड़ा होगा वो हमारे लिए आंसर बनता है GAV नॉट फाइनल। वो हमारा फाइनल नहीं होता है लेकिन उसे GAV हम बोलते हैं। जो इन दोनों से जो भी बड़ा है वो कितना है, 1,20,000 बड़ा है हमारे पास में। तो हमारे पास आंसर बन गया ये यहाँ पर 1,20,000 रुपये। ये बन गया आपके आंसर 1,20,000, ठीक है। अब वैकेंसी पीरियड की बात करिए, 3 मंथ्स का वैकेंसी पीरियड है, तो ये वैकेंसी पीरियड है ना कि बेड डेब्ट है, ना ही ये सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड है, तो ये ऊपर माइनस नहीं होगा, वैकेंसी पीरियड का यहाँ पर माइनस होगा। तो 3 मंथ्स का किराया 30,000 हो जाएगा, 10,000 पर मंथ है, 3 मंथ्स का 30,000 हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास बच गया आंसर 90,000। तो हमारे पास आंसर कितना बना, 90,000। GAV नॉट फाइनल कितना बना हमारे पास में, 90,000। इसे ऐसे ही लिखना है, इसी फॉर्मेट लिखना है, जो चीज़ नहीं उन्हें डेश लगाते हुए चलेंगे। इस फॉर्मेट अपन कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको बताया गया है, दिस हाउस वाज सेल ऑक्यूपाइड 2 मंथ्स, रेंट फॉर 3 मंथ्स इज आउटस्टैंडिंग एंड देयर इज ए नो चांस टू इट्स रिकवरी एज पर रूल्स। तो देखिए बड़ा अच्छा हो गया, अलग अलग कंडीशन इसमें दी है। तो देखिए पहले बात तो ये कि वही एक्सपेक्टेड रेंट पर तो हमारा कोई असर नहीं जाने वाला है आंसर का, वो तो हमारा 1,02,000 रुपये रहने वाला है। रीजन मैंने आपको बता ही दिया, वो 1,02,000 क्यों रहने वाला है, क्योंकि वो ओनरशिप पीरियड के लिए, तो ओनरशिप पीरियड हमारे पास 12 मंथ्स की ही है। अब ओनरशिप पीरियड के हिसाब से यहाँ पर जो हम किराया बन रहा था वो 1,20,000 बन रहा था, क्योंकि 10,000 पर मंथ था। अब यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड की बात करी जा रही है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड जो पीरियड है वो हमारे लिए 2 मंथ्स का है। 2 मंथ्स का सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड है, तो 2 महीने किराया 20,000 वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। बेड डेट्स की यहाँ बात नहीं करी है, अदर एडजस्टमेंट की यहाँ बात नहीं करी गई है। तो इसमें से आंसर करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1,00,000 रुपये। इसमें कोई परेशानी, 1,00,000 रुपये हमारे पास आंसर आएगा। तो इन दोनों से हम कंपेयर करेंगे, ए में और बी में, एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेबल में। तो 1,02,000 बढ़ा है तो हमारा GAV बनेगा 1,02,000 रुपये। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा, GAV बन के हमारे पास कितना, 1,02,000। इसे नॉट फाइनल बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर वैकेंसी पीरियड का माइनस करेंगे। तो और सॉरी मैंने इसे कुछ इसमें बेड डेट हुए थे, इसमें यहाँ पर आंसर नहीं होगा, थोड़ा गलत हो गया, रुको वापस चलिए। ये आंसर बना था आपका कितना, एक्सपेक्टेड रेंट जो आंसर बना था वो बना था आपका 1,02,000। ये आंसर आपका बन गया था, ठीक है। ओनरशिप पीरियड की बात करें तो उसका आंसर बना था 1,20,000 रुपये, क्योंकि 10,000 पर मंथ था और 12 मंथ्स होते हैं साल भर में। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड है वो बताया गया कि 2 मंथ्स का है सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड। तो ये 2 मंथ्स का सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो 10,000 पर मंथ इंटू करेंगे तो ये कितना आंसर बन गया इसका, 20,000 रुपये। इसे यहाँ पर लिख देंगे 20,000। इसके बाद में बात करिए अनरियलाइज रेंट है, वो भी इसमें दिया हुआ है कि बेड डेट्स है हमारे पास, 3 महीने का जो किराया है वो हमें रिकवरी नहीं हुआ है, तो 3 मंथ्स का अनरियलाइज रेंट है वो यहाँ लिखेंगे, और वो कितना गया 30,000। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो हम इन दोनों को ही माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे और इसको भी माइनस करेंगे। बाकी अदर एक्सपेंस की कोई बात नहीं करी गई है, तो उसको डैश कर देंगे अपन यहाँ पर। तो अपन यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा बी का 70,000। कितना आ गया आंसर,
70,000। ए और बी में जो भी बड़ा होगा 70,000 1,02,000 में, तो 1,02,000 ज़्यादा बड़ा है, वो हमारा GAV बनेगा नॉट फाइनल। तो हम यहाँ लिखेंगे 1,02,000, ठीक है। कि वैकेंसी पीरियड की इस क्वेश्चन में बात करी नहीं गई, रेश है वो, तो GAV फाइनल भी आपका आंसर कितना बन गया 1,02,000, ठीक है। तो आपका आंसर बन गया 1,02,000। नेक्स्ट ये थी क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करूँ आगे, देखिए नेक्स्ट वो 6 पॉइंट है, दिस हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 2 मंथ्स रिमेंड वैकेंट फॉर 2 मंथ्स। तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो एक्सपेक्टेड रेंट है वो तो हमारा 1,02,000 ही रहने वाला है, और ये हमारे पास 1,20,000 साल भर का किराया बना है 10,000 पर मंथ के हिसाब से। सेल्फ ऑक्यूपाइड हमारे पास में बताया गया है कि वो 2 मंथ्स के लिए रहा है, तो 2 मंथ्स के सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा तो वो कितने को 20,000 हमारे इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास और अनरिलाइज्ड रेंट की बात नहीं करी गई है इसके अंदर, और कुछ भी बात नहीं करी है, तो इसका आंसर बन गया 1,00,000। तो हमारे पास कंपेयर करेंगे हम इसके अंदर से रेंट रिसीवेबल्स में से और एक्सपेक्टेड रेंट में से, तो 1,02,000 ज़्यादा है, तो ये GAV बन जाएगा नॉट फाइनल। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू यहाँ पर नॉट फाइनल, ग्रोस एनुअल नॉट फाइनल बन गई हमारे पास में 1,02,000। फिर अब बोला है कि वैकेंसी पीरियड है 2 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स का वैकेंसी पीरियड यहाँ पर अपन माइनस करेंगे, तो 2 मंथ्स का जो वैकेंसी पीरियड का जो किराया है 10,000 पर मंथ के हिसाब से वो बनेगा 20,000। तो अब आपका आंसर बनेगा 82,000। क्या बनेगा 82,000, आपका आंसर बन गया है अब, ठीक है। तो इस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मैंने यहाँ पर एक पेज में एक साथ मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, इसको आपको ये फॉर्मेट ऐसा कैसा ही रखना है और आप इसे ऐसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर, जिसको आप देखेंगे, देखिए ये रहा, श्री ऋषभ है जयपुर में जो 3 मकानों के स्वामी हैं। इनके पास कितने मकान हैं? 3 मकान हैं, जिसका विवरण निम्न लिखित है। श्री सौरभ इज ए ओनर ऑफ 3 हाउस प्रॉपर्टीज इन जयपुर डिटेल्ड विच आर एस अंडर। तो देखिए नंबर ऑफ रेसिडेंट यूनिट्स इन ईच हाउस, तो इनके पास 3 घर है, उनके अंदर भी यूनिट्स बनी हुई है। यूनिट्स से मतलब क्या होता है, घर इतना बड़ा है कि उसके 2-3 पार्ट के अंदर बना रखा है उसे, कि अलग अलग से गेट दे रखे हैं और अलग अलग से व्यक्ति आ जा सकते हैं। मतलब जैसे बड़ा सारा घर है, उसके अंदर अपने 3 BHK 2-3 मकान बना लिए, या फिर उसके अंदर फ्लोर बनाए जा रहे हैं अपन, तो उनको अलग अलग यूनिट्स के अंदर सेव रख दिया अपने, अलग अलग यूनिट्स मानी जा रही है। जैसे बड़े सारे हाउस होते हैं तो वैसा काम करते हैं, ताकि भाई कोई किराएदार को अलग से दे दे तो हम डिस्टर्बेंस नहीं हो, वो अलग रहे हम अलग रहे, बिल्कुल इस तरह से यूनिट्स बना दी जाती है। तो यहाँ यूनिट्स की बात करिए, पहले मकान के अंदर 1 ही यूनिट है, दूसरे मकान 2 यूनिट है, तो तीसरे मकान में 3 यूनिट है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट पर एनम, देखो म्युनिसिपल वैल्यू की बात की करी, वो यूनिट के अकॉर्डिंग दी हुई है, तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं वो हाउस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, ना कि यूनिट के अकॉर्डिंग। वापस सुन लीजिए, अपन जब कैलकुलेशन करते हैं वो हाउस के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि यूनिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तो अपन के 1 ही यूनिट है, इसका आंसर 60,000 बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 यूनिट है, तो 36,000 को ये ईच यूनिट दिए, 1 यूनिट के लिए दिया, और इस घर में कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 72,000 इसका आंसर बनेगा। MV जो आंसर आएगा इसका 60,000 आएगा, इसका 72,000 रुपये आएगा, क्योंकि इसमें 2 यूनिट है। ऐसे इसके अंदर 3 यूनिट है, तो इसका आएगा 30,000 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब आगे बात करें, फेयर रेंट ऑफ ईच यूनिट पर एनम, वो करिए 66,000, इसकी 48,000 और इसकी 9,000, तो वो भी ईच यूनिट आई है। तो ईच यूनिट इसमें तो 1 ही यूनिट है, लेकिन इसका 2 यूनिट है, तो 2 से मल्टीप्लाई आएगा, 3 यूनिट है, 3 से मल्टीप्लाई आएगा। ये स्टैंडर्ड रेट पर ईच यूनिट है पर एनम, तो वो इसका तो 1 ही यूनिट है, तो ये रहने वाला है, इसका 2 से इंटू करेंगे, इसका अपन 3 से इंटू करेंगे, इस घर के अंदर 3 यूनिट है इस कारण। रेंट पर रेसिडेंट पर यूनिट, तो ये बोला 66,000 रुपये पर एनम है, ये वार्षिक है ये, तो ठीक है। 12 से डिवाइड करने पे 1 महीने का जाएगा, लेकिन अभी साल भर का ये है। इसमें साल भर का ये किराया, और इसमें 6,000 रुपये का ये किराया है। और ये भी यूनिट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 यूनिट का किराया, ना कि पूरे घर का किराया है, तो ये 48,000 रुपये 2 यूनिट का, इससे डबल हो जाएगा, इससे इसका 6,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे नीचे कंडीशंस दिए, उसका अकॉर्डिंग हम आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए, रेंट ऑफ फर्स्ट हाउस इज आउटस्टैंडिंग 4 मंथ्स, तो देखिए पहले मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता दूँ यहाँ पर। तो एक्सपेक्टेड रेंट अपन सोल्व करेंगे अपन यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। हाउस 1 के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे अपन। हाउस 1 पहले अपन एक हाउस कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं, ठीक है, और इसके अंदर इन्फॉर्मेशन पढ़ ही रहते हैं। रेंट ऑफ फर्स्ट हाउस इज आउटस्टैंडिंग 4 मंथ्स, देयर इज नो चांस ऑफ द रिकवरी एज पर रूल्स ऑफ एंड नेसेसरी एक्शन इज टेकन टू गेट द हाउस वेकेटेड। देखिए, तो जो पहला जो घर है उसके 4 महीने का जो किराया है वो बाकी है, और उसके रिकवरी होने के कोई चांस नहीं है।
और फिर आगे जो बात करी बोथ यूनिट ऑफ सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस की बात अपन बाद में करेंगे। अपन पहला हाउस सोल्व करें, तो पहले हाउस की बात करें तो अपन यहाँ इतना सी अदर इन्फॉर्मेशन मिली कि जो 4 महीने का जो बात की जा रही है यहाँ पर, कि जो 4 मंथ्स की जो बात की जा रही है उसका किराया हमें रिकवर नहीं होने वाला, वो हमारा बेड डेब्ट हो गया, अनरिलाइज रेंट हो गया ये, इसके अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम देखो पहला आंसर कैसे सोल्व करेंगे। पहला आंसर अपन उसी फॉर्मेट सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर म्यूनसिपल वैल्यू 60,000 दी हुई है, फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट ये दिए हुए हैं अपन को। तो देखिए मेरे पास में आंसर था ये रहा। तो मैं आपको यहाँ बात करूँगी, सबसे पहले अपन को फेयर रेंट लिखना है। तो फेयर रेंट की यदि बात करी जाए तो फेयर रेंट इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है हमारे पास में 66,000। क्या दिया हुआ है? 66,000। देखो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, इसी अंदाज में सोल्व करेंगे। फेयर रेंट है वो 66,000 दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे 66,000। ठीक है। म्यूनसिपल वैल्यू की यदि बात करी जाए तो म्यूनसिपल वैल्यू है वो आपको यहाँ दी हुई है 60,000 रुपये। एक ही यूनिट है इसके अंदर, उसके 60,000 ही आने वाले, इसको डबल करने की जरूरत नहीं है, डबल या ट्रिपल करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड जो रेंट उसकी बात की जाएगी वो है 63,000, उससे मैं आप यहाँ लिख देंगे 63,000। ये आपने लिख दिया ऐसा कैसा है। इसे इसी ऑर्डर में लिखेंगे, बुक के अकॉर्डिंग आप चेंज नहीं करेंगे। एफ आर सबसे पहले ये और ये से। तो फिर ये भी हमने क्यों जमाया था, क्योंकि एफ आर में एफ पहले आता है, फिर एम आएगा, फिर एस आएगा। ए बी सी डी अपन पढ़ी होगी ना, ए बी सी डी एफ जी एच, तो इसमें एफ पहले फिर एम आएगा फिर एस आएगा। तो एफ आर और एम वी इन दोनों में कंपेयर करें, इन दोनों में मैक्सिमम से एम जो बड़ा होगा वो लेंगे। इन दोनों में बड़ा जो आंसर है वो कितना गया? 66,000। ये हाउस वन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, 66,000। और इसका जो स्टैंडर्ड रेंट है 63,000 उससे कंपेयर करेंगे। 63,000 स्टैंडर्ड रेंट है, उससे कंपेयर करेंगे वापस, और इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आंसर बनेगा। और वो कितना बन गया? 63,000। केवल हाउस वन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, टू की थर्ड की अपन बाद में करेंगे। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर रेंट। तो रेंट की बात करें तो यहाँ पर साल भर में होगा 12 मंथ्स, कुछ नहीं, 12 मंथ्स के लिए हमारे पास किराया जा रहा है। और 12 मंथ्स का जो मैं इसकी रेंट की यदि बात करूँ तो वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 66,000 रुपये। कितना है? 66,000 रुपये। यदि मैं पर मंथ की बात करूँ कि पर मंथ कितना आएगा, तो मुझे 66,000 रुपये के अंदर 60,000 में 12 मंथ्स 12 का डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 5,500। क्या आंसर आएगा मेरे पास में? 5,500 पर मंथ। ये मैंने रेट निकाल ली। ये मैंने क्यों निकाली? क्योंकि मेरे आगे काम आएगा। आगे उन्होंने बोला था मेरे पास में कि इसका जो इस मकान के, और इस मकान के बारे में एक ही इन्फॉर्मेशन थी कि इसका 4 महीने का जो किराया वो बेड डेब्ट हो गया। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड बेड इसके अंदर कुछ है ही नहीं थी, यहाँ डैश जाने वाला है। अन्य रियलाइज रेंट की यदि बात करूँ तो वो बोल रहे हैं कि 4 मंथ्स का जो किराया है वो हमें नहीं मिलने वाला, डूब गया। तो 5,500 पर मंथ हमने निकाल लिया। कैसे निकाला? क्योंकि 66,000 हमने पर एनम दिया हुआ था। ये क्या दिया हुआ था? पर एनम। तो एक वर्ष का किराया ये है, तो 12 का डिवाइड करेंगे तो पर मंथ आ गया 5,500। 5,500 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर बन गया इसका कितना? 22,000। तो 22,000 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है। अदर एक्सपेंस की इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी है, अदर आइटम्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो हमारे पास में जो रेंट रिसीवेबल जिसका आंसर बनने वाला है 66,000 ऊपर था, इसमें से 22,000 अपन माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 44,000। तो हमारे पास इसका आंसर कितना बन गया? 44,000। इसमें आपको कोई परेशानी? ये आंसर बना यहाँ से ऊपर वाला छोड़, एक आंसर तो ये बन गया था 63, दूसरा सोल्व किया बने तो ये 66,000 माइनस 22,000 तो 44,000 आंसर बन गया। अब अपन कंपेयर करेंगे कि 66,000 में 44,000 में बड़ा 63,000 के अंदर तो, और एक्सपेक्टेड रेंट जो आया था ए, और जो बी आंसर आया है हम आपका क्या आया है? रेंट रिसीवेबल 44,000 रुपये। ये क्या है आपका? रेंट रिसीवेबल। तीन दोनों से बड़ा कौन है? तीन दोनों से बड़ा आ रहा है 63,000, तो वो हमारा जी बनेगा नोट फाइनल। रेंट रिसीवेबल था, इसका आंसर लिया था अपन ने। तो हमारे पास में जो एक्सपेक्टेड रेंट था उसका आंसर तो आया था, इस क्वेश्चन के अंदर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड रेंट की यदि बात करूँ तो वो मेरा आंसर आया था 63,000। ठीक है, मैं वापस लिख रहा हूँ, उसे ऊपर लिखना था, एक आंसर था ये। रेंट रिसीवेबल बी का आंसर आया था अभी 44,000 अभी आया था। इन दोनों से जो भी बड़ा है, बड़ा क्या है इसमें 63,000, तो वो हमारा आंसर बन गया 63,000। ये हमारा आंसर यहाँ के लिए बना है। ठीक है। माइनस करेंगे वैकेंसी पीरियड, तो वो इसमें है नहीं। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू की बात करें तो वो कितना है? 63,000। और यदि म्यूनसिपल वैल्यू इसके पेड वो भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर नेट एनुअल वैल्यू भी निकालना चाहूँ तो वो भी आंसर गया मेरा 63,000। तो ये मेरा आंसर गया। ये मेरा पहले घर के लिए आंसर हो गया है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले के ऊपर हमने वो तो पढ़ ली थी, आगे देखते हैं। बोथ यूनिट ऑफ सेकंड हाउस, यहाँ से दी हुई अदर, बोथ यूनिट ऑफ सेकंड हाउस आर लेट आउट टू सेम पर्सन, कि एक ही व्यक्ति को हमने दोनों जो यूनिट्स को किराए पे दी हुई है। रिगार्डिंग दिस सेकंड हाउस, हाउस ओनर पेड 8,000 for water and electricity charges for the previous year, while tenant paid installment of the house 500 रुपये per month in addition to rent of house। देखिए
बोथ ऑफ सेकंड यूनिट्स हाउस लेट आउट सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति को हमने ना जो दोनों यूनिट्स, उसके बाद उस जो सेकंड मकान है उसमें बात की गई, उसके अंदर दो यूनिट्स है, दोनों दोनों हमने एक ही व्यक्ति को किराए पर दे दिए। और इस हाउस के बारे में ये और बताया गया कि 8,000 रुपये जो हाउस का जो होनर है, जो मालिक है, उसने 8,000 रुपये इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्ज जो उसने चुकाएं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्ज की जो जिम्मेदारी है चुकाने की, वो किराएदार की होती है। केस होती है कि भाई खुद ही काम ले रहा है, वो वहाँ रह रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी वही तो काम ले रहा है और वाटर भी वही काम ले रहा है वहाँ का। तो इस तरह के टेलीफोन बिल वगैरह और इलेक्ट्रिक वाटर चार्जेस होते हैं, ये सारे बिल के चार्जेस है, वो जिम्मेदारी किसकी होती है? वो जिम्मेदारी होती है किराएदार की। मान लो किराएदार ये पैसा न देकर कौन दे रहा है? ये पैसा मकान मालिक दे रहा है, तो अपन इस पैसे को माइनस कर देंगे, अपन ये मानेंगे कि नेट किराया हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि ये खर्चा तो किसका है? ये खर्चा है टीनेंट का। समझिए कि मान लीजिए 10,000 पर मंथ, फॉर एक नया एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने 10,000 पर मंथ के हिसाब से मकान लिया हुआ है, और वो इंक्लूडिंग लाइट है, इंक्लूडिंग लाइट और टेलीफोन एक्सेस सारे उसके अंदर इंक्लूडिंग है। अब मान लो 10,000 पर मंथ मैंने उसे ले रखा है, अब मैंने 10,000 पर मंथ मकान वाले को दे दिए, तो क्या 10,000 पर मंथ उसकी पूरी इनकम हो गई? नहीं, 10,000 पर मंथ उसकी इनकम नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ जब रहा तो मैंने वहाँ पर बिजली भी काम में ली है, मैंने उसका नल भी काम में लिया है, मैंने टेलीफोन चार्जेस वगैरह कुछ बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं वो मैंने उसके काम में ली है। तो वो पहले उस महीने के मेरे खर्चे निकालेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मीटर वगैरह सब अलग अलग हुआ था और मैंने उसको कैलकुलेशन किया, तो मेरा वहाँ खर्चा आया सारी चीज़ों को मिलाकर 3,000 खर्चा आया। तो 10,000 में से 3,000 तो उसने वो बोलेगा मकान मालिक कि साहब मेरे को किराएदार के लिए खर्च करना पड़ेगा, इसका बिजली का बिल वगैरह सब मैंने चुकाया, तो मेरे पास जो शुद्ध जो नेट वैल्यू है, जो मैं प्रॉफिट का पार्ट मान सकता हूँ, वो 7,000 ही मानेगा। वो बोलेगा कि वो कितनी, केवल 7,000 ही मानूंगा। तो यहाँ पर क्या है, जो वाटर चार्जेस वगैरह है, इसको अपना 8,000 को अपन माइनस कर देंगे। जैसे मैं मेरे एग्जाम्पल में 3,000 माइनस कर रहा हूँ ना, वैसे यहाँ पर 8,000 माइनस कर देंगे। अब देखिए आगे बताया गया है कि जो टीनेंट पेड और वाइल, जबकि टीनेंट पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउस 500 पर मंथ, तो जो इंस्टॉलमेंट है, जो हाउस की जो इंस्टॉलमेंट है 500 रुपये पर मंथ, वो टेनेंट चुका रहा है। तो जबकि देखिए वो जिम्मेदारी किसकी होती है? अब यहाँ उल्टा हो रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है मकान मालिक की, लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है, ओनर की जिम्मेदारी। यदि मकान बन रहा है तो किसका बन रहा है? मकान मालिक का मकान बन रहा है। उसके लिए यदि मान लो उसने को लोन लिया हुआ है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा? मकान मालिक भरेगा, किराया थोड़ा ना भरेगा। तो ये वाला जो इनकम है, ये उसके अपन ऐड कर देंगे, भाई ये खर्चा है, ये तो उसका टेनेंट का नहीं है, ये तो आपकी इनकम का पार्ट हो गया, मतलब आपके खर्चों को अफोर्ड वो कर रहा है। तो इसको तो अपन ऐड कर देंगे और ऊपर वाले को अपन माइनस कर देंगे, क्योंकि ये खर्चा किसका है? ये खर्चा तो है ओनर का, तो ओनर वाला जो पेमेंट करना टेनेंट करा है, तो उसको इनकम मानते हैं, उसमें ऐड कर देंगे। फिर आगे जो इन्फॉर्मेशन वो थर्ड की दी हुई, तो थर्ड की हम अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इससे पहले कि अपन आके आगे कैलकुलेशन करें, हम देखेंगे कि यहाँ पर जो म्यूनसिपल वैल्यू है उसकी बात 36,000 है, फिर वो कितनी 48 है और 49 है, ये तीनों वैल्यू मेरे यहाँ काम लेने वाला, और जो किराया है वो 48,000 रुपये पर एनम है। अब देखिए यहाँ पर हाउस के अंदर दो यूनिट्स है, तो डबल से मल्टीप्लाई बाय होने वाला सारा फिगर। अब मैं आगे से सोल्व करता हूँ, इसे आप लिख लीजिए या फिर इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में से ये पेज विंडो गायब हो जाएगी। आगे देखिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे फेयर रेंट। फेयर रेंट की यदि बात की जाए तो इसके अंदर दिया था 48,000। 48,000 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 96। अब यहाँ डबल क्यों करेंगे? क्योंकि इस मकान के अंदर दो यूनिट है और एक यूनिट की रेट दी हुई थी, तो इसका आंसर कितना है? 96,000। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, इंटू करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। 48,000 रुपये फेयर रेंट दिया हुआ यहाँ पर, फेयर रेंट ऑफ ईच यूनिट पर एनम, ईच यूनिट बोला एक यूनिट का दिया है, तो 48,000, या इस मकान में दो यूनिट है तो 96,000। म्यूनसिपल वैल्यू की बात करूँ तो 36,000 रुपये, दो यूनिट है तो 36 का डबल भी कितना हो जाएगा? 72,000। 36 का डबल कितना हो गया? 72। इन दोनों में जो भी ज़्यादा है उसे अपन लेंगे, दोनों में से इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो कितना हो गया? 96,000। तो इसमें से अपन लेंगे 96,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट की बात की जाए तो स्टैंडर्ड रेंट की बात की जाए तो वो है 63,000। डिस्क्रिप्शन सॉरी नहीं, स्टैंडर्ड रेंट की बात की जाए वो दिया है 49,000। तो 49,000 ए का है, तो 49 का डबल करेंगे तो हमारे पास हो गया 98। कितना हो गया वो? 98,000। इन दोनों में हम कंपेयर, जो भी कम होगा उससे लेंगे, दोनों में से कंपेयर करेंगे तो कम कम क्या आ रहा है? 96,000 आ रहा है। तो हमारे पास से जो पहला आंसर बन गया एक्सपेक्टेड रेंट का, वो आंसर कितना बन गया? 96,000। अब इसके बाद में ये बताया गया था इसके अंदर, एक मिनट इसमें होल्ड करेंगे।
तो इस प्रकार हमने अभी आंसर सोल्व किया, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो आंसर निकलेगा 96,000। कितना आंसर आ गया था वो 96,000 वो हमारे पास में आंसर निकल कर आ गया था। ठीक है, अब देखिए आगे इस क्वेश्चन का बताया अपन लेकिन रेंट की जो बात की गई है वो रेंट बताया गया है कि 48,000 रुपये एक यूनिट का है। तो टोटल 2 यूनिट है, 248 का डबल करेंगे तो वो वापस कितना बन जाएगा, 96,000 बन जाएगा। इसमें कोई परेशानी है आपको? ठीक है, ये 96 बन जाएगा। अब मैं इसे यहीं पर ही मिटा रहा हूँ मैं इसे, इतना आप लिख लीजिए। मैं वापस इसमें क्वेश्चन को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी वो रह गई थी, उससे अपन वापस रीड करेंगे। देखिए कहाँ पर दी हुई हो वो, देखो यहाँ पर दी है 1 यूनिट ऑफ थर्ड हाउस। तो ये थर्ड हाउस संबंधित इसे छोड़ दीजिए। वाइल्ड मतलब यहाँ से आपके सेकंड हाउस संबंधित इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। वाइल सेकंड यूनिट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 3 मंथ्स, नहीं ये भी इसी के लिए, वाज लेट आउट द रिमेनिंग पीरियड रेंट ऑफ 4 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रिगार्डिंग द थर्ड यूनिट ऑफ दिस हाउस, दिस इज ए वैकेंट टेनेंट बाय देयर इज नो चांस रिकवरी दिस द टेनेंट वाज इक्वल रेंट टू, ये वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें सेकंड हाउस की तो कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। नहीं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सॉरी है ना। वापस आता हूँ मैं वापस आपके पास में। देखिए तो पहला जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसकी बात की जाए तो इसकी एक्सपेक्टेड रेंट है वो हमारे पास में यहाँ बन गया था 96,000 बन गया था हमारे पास में। और 48,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये भी 96,000 बन गया था हमारे पास में। ठीक है, अब इसके बारे में बताया गया था जो इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेज है, इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्ज है तो अदर एक्सपेंस का पार्ट है, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस में लिखेंगे अदर एक्सपेंस। तो अदर एक्सपेंस है जो 8,000 रुपये वो हम यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि ये खर्चा है मकान मालिक ने चुकाया है। ऐसे जब भी खर्चा किसका, किराएदार का, तो इसका माइनस करेंगे इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्ज के नाम से। यहाँ लिखना अदर एक्सपेंस नहीं, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्ज और आप माइनस करेंगे कितना, 8,000। ठीक है, इसके बाद में बताया गया था कि 500 रुपये पर मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है वो टीनेंट ने चुकाई है, जबकि जिम्मेदारी किसकी थी, वो जिम्मेदारी थी लैंडलॉर्ड की, ओनर की जिम्मेदारी थी। तो इसको अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर का 6,000, तो इसको अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक को तो ऐड करें और एक को माइनस करें, तो 8,000 रुपये का जो बिजली का बिल चुकाया है मकान मालिक ने उसको तो माइनस कर देंगे और 6,000 रुपये उसको ऐड कर देंगे। तो इन सबको एडजस्टमेंट करने के बाद में 96 में इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में 2,000 और माइनस कर देंगे तो हमारे आंसर बन गया 94,000। कितना आंसर बन गया हमारे पास, आंसर बन गया 94,000 हमारे पास में आंसर बन गया है। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रेंट उसका आंसर बना 96,000 और दूसरा जो रेंट रिसीवेबल उसका आंसर बना है 94,000। ये हमारे पास दूसरा आंसर बन गया है। इन दोनों से जो भी ज़्यादा होता है वो हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू कहलाता है। तो इन दोनों ज़्यादा कह रहा है 96,000 आ रहा है। तो हमारे पास में आंसर ग्रोस एनुअल वैल्यू कितना बन गया हमारे पास, यहाँ आंसर की बात करूँ तो वो कितना आंसर बन गया हमारे पास, आंसर 96,000। दोनों से जो भी ज़्यादा है वो आता है 96,000। वैकेंसी पीरियड यहाँ कुछ है नहीं, तो फाइनल आंसर हमारा कितना बनेगा 96,000। और इस क्वेश्चन के अंदर म्यूनसिपल टैक्सेस भी नहीं है, तो ये भी नेट एनुअल वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी 96,000। ठीक है, इसके बाद में मैं थर्ड की बात करूँगा। थर्ड में थोड़ा डिफिकल्ट है तो अब इसको आप आराम से देखेंगे। देखिए थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड के अंदर बताया गया है यहाँ पर आपको 1 यूनिट ऑफ थर्ड हाउस, ये कहाँ से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1 यूनिट ऑफ थर्ड हाउस, इसके अंदर 3 यूनिट थी, इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट ऑफ द ईयर। ठीक है, पूरे वर्ष भर आपने उसे खुद के रहने काम में लिए और आपको पता जब पूरे रहने के लिए पूरे वर्ष भर अपने से काम में लेते हैं खुद के लिए, तो उस हाउस को अपना एनुअल जो रेंट एनुअल वैल्यू उसके हाउस की वो अपन 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या, वेयर वाइल द सेकंड यूनिट वॉज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 3 मंथ्स, जबकि जो सेकंड यूनिट से उसको केवल आपने क्या काम में लिया, केवल 3 मंथ्स के रहने के लिए काम में लिया, बाकी टाइम आपने उसे क्या पे किस पे दे दी, किराए पे दे दी, तो बाकी टाइम तो उसे किराए पे दी हुई मानेंगे, जब एक्चुअल में दे ही दी तो किराए पे दी हुई मानेंगे। ठीक है, और एंड वॉज लेट आउट द रिमेन पीरियड, आगे उसके किराए पे दे रखा है। रेंट ऑफ 4 मंथ्स इज आउट स्टैंडिंग रिगार्डिंग थर्ड यूनिट ऑफ दिस हाउस, और जो 4 महीने किराया वो बाकी है तीसरे यूनिट से आना। तो इस प्रकार से मैं देखो अलग अलग कैलकुलेशंस होगी, तो अब देखिए इसको मैं कैसे सोल्व कराता हूँ। देर इज नो चांस वो डिपॉजिट ये और आगे और बोला को देर नहीं सॉरी दिस यूनिट इज वेकेटेड बाय द टेनेंट, तो टेनेंट से उसे खाली करवा ली गई। देयर इज नो चांस रिकवरी ऑफ द रेंट, और रिकवरी होने कोई चांस नहीं। दिस टेनेंट डिपॉजिट एडवांस इक्वल टू रेंट ऑफ 2 मंथ्स, तो इसने जो ये किराएदार था इसने 2 महीने का एडवांस दिया हुआ है। तो देखो 4 महीने का जब किराया डूबा है तो 2 महीने का तो एडवांस तो अपन तो वहाँ से अपन मान लेंगे, 2 महीने किराया तो वहाँ सेटअप कर लेंगे। फिर हमारा जो नेट जो लॉस है वो हम केवल 2 मंथ्स का है बोलेंगे। जैसे यहाँ बोला है ना कि 4 महीने किराया या आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बोला है ना 4 मंथ्स का जो किराया है वो आउटस्टैंडिंग है आपका। तो भाई 4 मंथ्स का जो किराया है वो आपका आउटस्टैंडिंग है, इसमें 2 मंथ का जो किराया है
2 मंथ्स का जो किराया है वो तो हमने एडवांस में ले रखा है, तो आपके पास नेट लॉस 2 मंथ्स का देगा। फाइंड आउट द एनुअल वैल्यू ऑफ द ऑल 3 हाउस, एनुअल वैल्यू अपन को निकालनी है। ठीक है, तो हम 1 और 2 हाउस निकाल सकें, तीसरे हाउस को मैं सोल्व करने वाला हूँ। तीसरा हाउस को सोल्व करने से पहले पूरा आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इनको लिख लें। इसकी रेट्स ये दी हुई है कि म्यूनसिपल वैल्यू क्या है, फेयर रेंट क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, और रेंट पर रेसिडेंट पर यूनिट क्या है, वो इस प्रकार आपको दिया हुआ है। अब देखिए मैं आगे चलता हूँ। इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपन 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इसमें 3 यूनिट्स दी हुई है और तीनों की क्या है कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है। अपन सेकंड की तरह इतना ईजी सोल्व नहीं कर पाएंगे इसको अपन को। देखिए तो इसके अंदर 3 यूनिट है, कितनी यूनिट दी हुई है, 3 यूनिट है। सबसे बड़ी बात है जो पहली जो यूनिट्स है उसको हमने साल भर रहने के काम में लिए, तो जो साल भर रहने के लिए काम में लिए उसे अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, तो उसकी जो एनुअल वैल्यू है, जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो तो नील होने वाली है, क्योंकि हमारे पास में हमको दिया हुआ था यदि कोई मकान आप खुद के रहने के लिए काम में लेते हो तो वो मकान पूरा का पूरा मकान आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील मान ली जाएगी। तो यहाँ पर हमने काम में लिए, इस हाउस की केवल 1 यूनिट काम में लिए, इस कारण हम दूसरी और तीसरी यूनिट को जीवे जीरो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बाकी मकान को हमने किराए पे दिया है। एक तो साम मकान में मान लीजिए केवल 3 ही कमरे, एक कमरे में आप रह रहे थे, मकान तो भाई भले एक ही ताले, उस कमरे 3 थे, और दूसरा और तीसरा कमरा आपने किराए पे दे दिया है, तो दूसरा तीसरा जो कमरा किराए पे दिया हुआ है उसे तो आपको किराए पे दिया ही दे ही दिया, तो उसे किराए पे दिया हुआ मानेंगे ही सही उसे, तो उसका तो अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले की एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी, तो पहले को मैं यहाँ सोल्व नहीं करूँगा, मैं सोल्व करूँगा दूसरे और तीसरी यूनिट को। तो दूसरी यूनिट्स की यदि बात करी जाए, सेकेंड और थर्ड यूनिट्स की, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो म्यूनसिपल वैल्यू की यदि बात करी जाए तो वो दी गई है 10,000, फिर फेयर रेंट 9,000 रुपये, स्टैंडर्ड 12,000। तो सबसे पहले अपन फेयर रेंट लेंगे। फेयर रेंट कितना हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 9,000 रुपये, 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, तो यूनिट 9,000 रुपये, सेकेंड यूनिट की बात कर रहा हूँ 9,000 रुपये। फिर म्यूनसिपल वैल्यू की बात करूँगा तो म्यूनसिपल वैल्यू 10,000 रुपये, तो इन दोनों से ज़्यादा कौन हुआ भाई, इन दोनों से ज़्यादा हुआ कितना, 10,000, तो इसका आंसर बन गया 10,000। फिर इसका पर कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट की यदि बात करूँ तो वो दिया हुआ है हमारे पास में 12,000, तो इन दोनों से जो भी कम होगा उसका आंसर बनेगा, तो दोनों से जो भी कम होगा आंसर हमारे पास क्या बना, हमारे पास आंसर बना 10,000। ये आंसर हो गया हमारे पास में एक्सपेक्टेड रेंट। सेकंड यदि बात करें रेंट ऑनर पेड, तो 6,000 रुपये अपन को पर यूनिट का किराया दिया हुआ है वार्षिक हिसाब से। तो 1 यूनिट का अपन सेकंड यूनिट का सोल्व करें तो सेकंड यूनिट का 6,000 रुपये बन गया किराया, तो 6,000 वार्षिक मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सेकंड यूनिट के बारे के अंदर भी ये चीज़ बोला गया था कि वो 3 मंथ्स के लिए तो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, तो 3 मंथ्स का किराया अपन यहाँ माइनस कर देंगे। अब देखिए 3 मंथ्स किराया कितना, जब 6,000 रुपये वार्षिक किराया है, वार्षिक किराया तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60, तो 1 महीने किराया कितना बन गया 500 रुपये, तो 3 मंथ्स का कितना बन गया 1,500 रुपये थी, 1,500 रुपये अपन यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में अनरियलाइज रेंट, इसके बारे में कुछ नहीं है, अदर एक्सपेंस लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर यदि मैं सोल्व करूँ तो 6,000 में से 1,500 चल जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 4,500। तो हमारे पास रेंट रिसीवेबल का जो आंसर है, जो ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ से यहाँ तक करी है, इसका आंसर यदि बात करूँ तो इसका आंसर बन गया 4,500। कितना बन गया 4,500। तो मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ, देखिए इसका आंसर तो हमारे पास दिखा था, इसका आंसर हमारे पास 10,000 आया था एक्सपेक्टेड रेंट का, और रेंट रिसीवेबल का बन गया 4,500। तो देखिए जो हमारे पास आंसर बना था, ऊपर तो बना था 10,000, ये तो क्या बना था हमारे पास में एक्सपेक्टेड रेंट ER बना था ये तो हमारे पास में, और रेंट रिसीवेबल अभी मैंने सोल्व किया था, हुआ कितना था 4,500, 4,500, 800 नहीं 4,500, ये 4,500। इन दोनों में अपन कंपेयर करेंगे तो दोनों से जो भी ज़्यादा वो लेंगे, दोनों ज़्यादा क्या है 10,000। वेकेशन पीरियड कुछ है नहीं, तो हमारे पास ग्रोस एनुअल वैल्यू हमारे पास आंसर कितना बन गया 10,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या कितना 10,000। अब देखिए तीसरे के लिए, तो तीसरे के लिए मैं बताऊं तो एक्सपेक्टेड रेंट का जो आंसर है वो तो वही बनने वाला है, जो FRM है वो तो वही रेट है, तो उसका आंसर तो वही बनने वाला है। तो वो जो पहला जो आंसर यदि मैं बात करूं एक्सपेक्टेड रेंट की यदि मैं बात करूं, तो वो आंसर आपके पास में आँख बंद कर वापस वही लिख दीजिए 10,000 हो गया। तीसरे घर की तीसरी यूनिट की बात करिए, तीसरे घर में 3 यूनिट थी ना, तो पहली यूनिट तो खुद के रहने के लिए काम में साल भर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसका तो आंसर कितना हो गया था 0 हो गया था उसका आंसर। दूसरे का अपने कैलकुलेशन कर ली, तीसरे के भी लिए किराया भी दी हुई, तो उसका देखिए अपन सोल्व कर रहे हैं। फिर बाद में उसका 6,000 वार्षिक किराया, तो 6,000 वार्षिक किराया अपन यहाँ पर लिख देंगे। अब तीसरी यूनिट के बारे में ये बोला गया था कि इसका 4 महीने किराया बाकी है, 4 महीने किराया बाकी है, तो उसमें से ये बोला गया था कि 2 महीने का उसने एडवांस दे रखा है, तो फिर 2 महीने का बेड डेट्स हुआ कि 2 महीने का उसने एडवांस दे ही दिया, तो 2 महीने का अपन यहाँ बेड डेट्स माइनस कर देंगे, और 1 महीने किराया 500 रुपये, तो आप कितना माइनस कर देंगे 1,000 अपन यहाँ माइनस कर देंगे, और बाकी इसमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसका आंसर बनेगा 5,000। इन दोनों से जो भी ज़्यादा है वो आंसर बनेगा 10,000, और 5,000 जो भी ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा कौन सा है 10,000 ज़्यादा है, तो दूसरा आंसर यहाँ कितना हो गया 10,000 आपका बन गया ग्रोस एनुअल वैल्यू। वेकेशन पीरियड यहाँ पर नहीं है, तो फाइनल आंसर भी आपका जो GOV का फाइनल आंसर है वो भी आपको यही कितना जाने वाला है 10,000।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसको जो भी मैंने चीज़ें लिखी है उसमें से आप कट नहीं करेंगे। जो चीज़ क्वेश्चन में नहीं भी दी होती तो उसको आप डैश करते हुए चलेंगे। इससे आपको ये चीज़ ध्यान रहेगी, इस फॉर्मेट को बार बार आप लिखेंगे, इसका ध्यान रहेगी कौन सी चीज़ कहाँ पर माइनस होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन इस चैप्टर की यही है कि आप बहुत सारी बार वेकेशन पीरियड को पहले माइनस कर दोगे, फिर बाद में करोगे, किसी को आगे पीछे ऊपर नीचे कर दोगे तो आंसर बहुत अलग जाने वाला है, बहुत गलत होने वाला है। आपको आंसर विश्वास नहीं हो तो आप अपने हिसाब से करना चाहते हो तो कोई सा भी एक ठीक ठाक एवरेज एग्जाम क्वेश्चन से वो लेकर देखना, जिसका आंसर आपको नहीं देख सकते हो कहीं पर उसे सोल्व करना, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा वो कहीं ना कहीं पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में शेयर करें। ये जो वीडियो हैं ये मतलब कॉमर्स के जो भी एग्ज़ाम्स उनके लिए बड़े यूजफुल होगा, बहुत यूजफुल होगा। चाहे वो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे वो बीकॉम का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जेईई जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो और किसी रिको में अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा ये सारा सब कुछ। ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू।